आज फिर से स्वागत है आप सभी का। नया दिन नए टॉपिक के साथ। हालांकि इससे पहले हम लोग इस टॉपिक की कुछ चर्चा कर चुके हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे सिंपल सेंटेंस का निर्माण होता है, कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं, इसका इंट्रोडक्शन आपको हम इसके पूर्व की एक वीडियो में दे चुके हैं। आप वहां देख करके इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय प्राप्त कर सकते हैं। आज सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करते समय इन्फिनिटिव का प्रयोग आप किस परिस्थिति में करते हैं, कब किया जाता है, यह आपको जानना और समझना है। जब भी आपको एक से अधिक वाक्य दिए जाते हैं और आपको सिंथेसिस यानी जोड़ने के लिए कहा जाता है, तो इन्फिनिटिव नियम का प्रयोग कैसे होता है, कब होता है, यह बात आज आपको समझनी है। ध्यान दीजिएगा और मेरी बात को समझिएगा। इन्फिनिटिव यानी सबसे पहले आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि इन्फिनिटिव कहते किसे हैं। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को ही इन्फिनिटिव क्रिया कहा जाता है। इसी को हम इन्फिनिटिव क्रिया कहते हैं और सामान्यतः इसका हिंदी अर्थ ना, ने, नी से समाप्त होता है। जहां पर भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, अक्सर उसका हिंदी अर्थ ना, ने, नी से समाप्त हो रहा होता है। इसी कारण से आप डिक्शनरी में जब भी कोई अर्थ खोजते हैं, पढ़ना, इसकी अंग्रेजी आप ढूंढते हैं तो वहां लिखा होता है रीड, लेकिन आगे ब्रैकेट में टू लिखा होता है। ब्रैकेट में टू इसलिए लगा होता है कि टू और रीड जो आप लिखेंगे तभी उसका अर्थ होता है पढ़ना। तो इस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम इन्फिनिटिव क्रिया कहते हैं। इन्फिनिटिव क्रिया सामान्यतः उद्देश्य और परिणाम बताने का कार्य करती है। यह उद्देश्य बताती है या परिणाम प्रकट करने का कार्य करती है। यदि एक से अधिक वाक्य आपको दिए गए हों, नियम को ध्यान से समझिएगा। इन्फिनिटिव क्रिया का प्रयोग कब करते हैं? यदि दिए गए वाक्य में कोई वाक्य, यदि दिए गए वाक्यों में कोई वाक्य उद्देश्य प्रकट करता हो या परिणाम बताता हो, तो उस उद्देश्य या परिणाम बताने वाली क्रिया को इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर आप यहां देखें, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। ही कुड नॉट पे द फी, वह फीस का भुगतान नहीं कर सकता था। पैसे नहीं थे और पैसे न होने का परिणाम क्या हुआ कि वह पैसे का भुगतान नहीं कर सकता था। तो पैसे का भुगतान नहीं कर सकता था यानी यह परिणाम बताने वाली क्रिया है। जो परिणाम बताने वाली क्रिया होती है, जो उद्देश्य बताने वाली क्रिया होती है, उसे हम इन्फिनिटिव के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग कर लिया करते हैं। अगर यहां हम प्रयोग करें तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय, सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते समय ही हैड नो मनी, और उद्देश्य बताने वाली जो क्रिया है वह यह है, उस क्रिया को हम इन्फिनिटिव के रूप में यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू पे द फीस, इस तरह से सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर लेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, ही हैज टू बुक्स, उसके पास दो पुस्तकें हैं। ही हैज टू रीड देम, उसे उन्हें पढ़ना है। तो दो पुस्तकें हैं, उसका उद्देश्य क्या है? पढ़ना, यानी पढ़ना उद्देश्य है और पढ़ना जब उद्देश्य है तो उस उद्देश्य बताने वाली क्रिया को इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग कर देंगे। ही हैज टू बुक्स और उद्देश्य है पढ़ना, उसे हम इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग कर देंगे और हो जाएगा ही हैज टू बुक्स टू रीड। इस तरह से उद्देश्य या परिणाम बताने वाली क्रिया को हम इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं। अब बात आती है एक और जानकारी, जैसा कि हमने अभी बताया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव क्रिया कहा जाता है, तो इसका पैसिव वॉइस होता है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यह जो होता है वह इन्फिनिटिव क्रिया का पैसिव वॉइस होता है। यदि उद्देश्य या परिणाम बताने वाली क्रिया पैसिव वॉइस में हो, उद्देश्य या परिणाम बताने वाला वाक्य पैसिव वॉइस में हो, जैसे देयर आर 3 प्रिजनर्स इन द जेल, देयर आर 3 प्रिजनर्स इन द जेल, 3 प्रिजनर्स इन द जेल, जेल में 3 कैदी हैं। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है दे आर टू बी हैंग्ड, उन्हें लटकाया जाना है, उन्हें लटकाया जाना है। तो 3 कैदी हैं और उद्देश्य क्या है? लटकाना।
तो लटकाना उद्देश्य है, यानी यह क्रिया उद्देश्य बता रही है, इसे हम पैसिव वॉइस के रूप में ही जोड़ देंगे और इस तरह से जो सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे वह हो जाएगा देयर आर 3 प्रिजनर्स इन द जेल, 3 प्रिजनर्स इन द जेल। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ इंफिनिटिव क्रिया पैसिव वॉइस में है, तो इंफिनिटिव क्रिया उद्देश्य बताने वाली क्रिया को हम पैसिव वॉइस के रूप में ही जोड़ देंगे और हो जाएगा देयर आर 3 प्रिजनर्स इन द जेल टू बी हैंग्ड। इस तरह से हम इंफिनिटिव क्रिया का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं। अब इसमें जो अगला नियम है उसे ध्यान दीजिए, समझिए। अब आप एक दूसरा एग्जांपल देखें। यहां हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है द माउंटेन इज वेरी हाई, उसी में दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड। द माउंटेन इज वेरी हाई, इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड, यानी पर्वत के ऊंचा होने का परिणाम हो रहा है कि उसे चढ़ा नहीं जा सकता है। यानी यह जो वाक्य है ये परिणाम बता रहा है, परिणाम बता रहा है और परिणाम बताने वाली क्रिया को हम इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन यदि वो परिणाम किसी एडजेक्टिव का हो, जैसे आप यहां देख रहे होंगे इस पर्वत की विशेषता है कि वह ऊंचा है, विशेषता है यानी एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव का परिणाम है यानी ऊंचा होने का परिणाम है। और यदि किसी एडजेक्टिव का परिणाम हो और उस एडजेक्टिव से पहले वेरी या क्वाइट लगा हुआ हो तो उसे आप टू में परिवर्तित कर दीजिएगा और तब इन्फिनिटिव क्रिया का प्रयोग करिएगा। जैसे यहां अगर हम प्रयोग करें तो हो जाएगा द माउंटेन इज, यहां वेरी लगा हुआ है और अभी हमने बताया ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले वेरी या क्वाइट लगा होता है तो उसे हम टू में परिवर्तित कर देते हैं टू हाई। और अब परिणाम बताने वाली क्रिया को हम इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग करेंगे, लेकिन परिणाम बताने वाला जो वाक्य है वो पैसिव वॉइस में है, बी है और थर्ड फॉर्म है, इसलिए हम इसे पैसिव वॉइस के रूप में प्रयोग करेंगे और हो जाएगा टू, पैसिव वॉइस होता है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां हो जाएगा टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी क्लाइंब्ड। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, प्रश्न बहुत कठिन है, ही कैन नॉट सॉल्व इट, वह उसे हल नहीं कर सकता है। तो प्रश्न कठिन है जिसका परिणाम यह हो रहा है कि वह हल नहीं कर पा रहा है। तो पहले बनाते समय द क्वेश्चन इज वेरी लगा हुआ है, वेरी, और ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले वेरी लगा हुआ है तो उसे हम टू में परिवर्तित कर देंगे द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट। अब ये परिणाम बताने वाली क्रिया है, इसे हम इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग करेंगे, लेकिन एक बात आप और देख रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे कि यहां सब्जेक्ट क्वेश्चन है और यहां सब्जेक्ट ही है। अगर सब्जेक्ट बदल जाए तो परिणाम बताने वाली क्रिया के सब्जेक्ट को हम फॉर से जोड़ लेते हैं। तो यहां हम कर देते हैं फॉर, और क्योंकि अब सब्जेक्ट नहीं रह गया है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा फॉर हिम, और तब हम इन्फिनिटिव क्रिया का प्रयोग करते हैं और हो जाएगा फॉर हिम टू सॉल्व। अगर आप ऐसा न करना चाहें तो आप एक दूसरे तरीके का भी प्रयोग कर सकते हैं, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट, इसका पैसिव वॉइस, इसे आप पैसिव वॉइस बोल सकते हैं, इट हो जाएगा इधर, और जब इट इधर हो जाएगा तो क्वेश्चन और इट यानी सब्जेक्ट एक बराबर रह गए, और जब सब्जेक्ट एक जैसे हो गए तो फिर हमें फॉर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और तब हो जाएगा टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी सॉल्व्ड, और जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, हो जाएगा बाई हिम। और इस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड बाई हिम। इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। और सिंपल सेंटेंस जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। आप यहां देख रहे होंगे केवल एक ही फाइनाइट वर्ब रह जा रही है, एक ही फाइनाइट वर्ब रह जा रही है। जो दूसरा फाइनाइट था उस दूसरे फाइनाइट को हम इन्फिनिटिव क्रिया के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं, यानी फाइनाइट वर्ब केवल एक रह गई है, और जब फाइनाइट वर्ब केवल एक रह जाती है तो सिंपल सेंटेंस बन जाया करता है। इसी तरह से अगर यहां आपने वेरी या टू लगाया, लेकिन वेरी को टू में परिवर्तित तभी करिएगा जब दूसरा सेंटेंस निगेटिव हो। अगर निगेटिव ना हो तो वेरी को टू में नहीं बल्कि उस वेरी को हटा करके एडजेक्टिव के बाद एनफ का प्रयोग कर लीजिएगा। जैसे अगर आप यहां हम एक सेंटेंस लिखें ही इज टू टॉल या ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है, सॉरी टू बोले हैं,
ही इज वेरी टॉल, ही कैन टच इट, ही कैन टच इट, वह इसे छू सकता है। तो आप यहां देख रहे होंगे यहां नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव होता तो टू लगाते और परिणाम को हम इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग कर लेते, लेकिन क्योंकि यह परिणाम जो है वह नेगेटिव नहीं है, इस कारण से वेरी को टू में नहीं बदलेंगे जैसे यहां बदल रहे थे, बल्कि वेरी को हटाकर इसके बाद एनफ लगा देंगे और तब क्या हो जाएगा, ही इज टॉल एनफ। यह परिणाम है, लंबा होने का परिणाम हो रहा है कि वो टच कर ले रहा है, उसे इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग कर देंगे तो जाएगा टू टच। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इट कहां चला जाएगा या इट का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि सेंटेंस पहले अलग अलग थे, इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग करके इस सेंटेंस से संबंध स्थापित हो रहा था। अब सेंटेंस एक रह गया है, इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहां इट प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहां कोई भी प्रोनाउन या नाउन नहीं आया हुआ है। हो जाएगा इज टू टॉल, ही इज टॉल एनफ टू टच इट। इस तरह से आप सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर लिया करते हैं। आप वीडियो को देख करके नियम को भली भांति समझ लें और इस वीडियो के अंत में आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करें। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से, उसे प्रश्न के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।